हेलो एवरीवन। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि चैप्टर है आपका क्लास 9 के पियर्सन में उसको थोड़ा देखेंगे। और इस चैप्टर को एक तरह से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है उसको देखेंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री में ओरिजिनली 3 ब्रांच बन जाता है क्लास 11 में जाके। ऑर्गेनिक तुम्हारा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद देखेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या है, कि ये अलग ब्रांच बनाना क्यों पड़ा, और पहले से और अब में जब ऑर्गेनिक नाम इसका रखा गया था तब में क्या सोच कर रखा गया था और अब क्या वो बदला है और नाम वही है, इसको देखेंगे पहले। तो सबसे पहले यूनिक फीचर ऑफ कार्बन इसमें आपको जानना है। कार्बन का जो यूनिक फीचर है, इसी के चलते ये अलग से एक ब्रांच बनाना पड़ता है केमिस्ट्री में। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर यानी कैसे नाम देना है किसी भी मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन का या हाइड्रोकार्बन का। आइसोमेरिज्म देखना है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और फॉर्मेशन ऑफ कोल पेट्रोलियम और डिस्टिलेशन के माध्यम से पेट्रोलियम के जो सब्सटेंस है उसके कंस्टिट्यूएंट्स उसको कैसे अलग करते हैं, जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, वैसलीन हो गया, ये सब कैसे उसको अलग करते हैं, ये लास्ट में पढ़ना है। तो ये चीज़ पढ़ना है, ये सारा चीज़। अब आते हैं कि इसमें सबसे पहले तो कार्बन एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, ये सबको पता है। उसके बाद हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन में हमको देखना है वाइटल फोर्स थ्योरी। जो सबसे पहला चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको बनने के लिए वाइटल लिविंग फोर्स चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो लैब में नहीं बनाया जा सकता, उसको ह्यूमंस नहीं बना सकते हैं, मतलब उसको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी मेड इन लैब, ये पहले की बात थी, है ना, उस समय की बात थी जब ये वाइटल फोर्स थ्योरी था। ठीक है, अब दूसरी बात है, लेकिन मैं पहले की बात बताता हूँ कि उस समय लोग क्या सोचते थे। लेकिन ये सब और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या समझते थे कि जो मिनरल्स वगैरह से बना है, ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्रिएट करने के लिए जो वाइटल लिविंग फोर्स चाहिए वो कुछ ऐसा चाहिए जो हम लोग के पास नहीं है, उसको लैब में नहीं बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रेडरिक होलर नाम के साइंटिस्ट ने 1828 में यूरिया बनाया, ठीक है, वो भी लैब में बना दिया। और यूरिया आपको पता है, यूरिन में हमारा जो ह्यूमन से होते हैं उनके यूरिन्स में यूरिया होता है, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लैब में जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना दिया तो ये बहुत ही बड़ा एक चेंज था, ये बहुत ही बड़ा एक नया चीज़ था, क्योंकि ऐसा लोग मानते थे कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में या नहीं बना सकते हैं, उसके लिए वाइटल लिविंग फोर्स चाहिए। तो एक्चुअली ये पूरा लेक्चर ना मैं रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन उसमें पता नहीं साउंड क्यों नहीं आया। ठीक है, 30 मिनट का लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका था। तो अब यूरिया उन्होंने कैसे बनाया? तो अमोनियम सल्फेट को किसके साथ हीट किया? पोटेशियम साइनेट के साथ हीट किया। ये देखो हीटिंग का साइन है, पोटेशियम साइनेट के साथ हीट किया तो क्या बना तुम्हारा अमोनियम साइनेट प्लस तुम्हारा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, वैसे ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका जो भी सिंबल है ये सब आपको बताया जा चुका है। इनफैक्ट आपको याद भी होगा, कम से कम 1 to 20 तक तो याद ही होगा। वैसे मैंने कहा था कि 1 to 30 तक याद रखना। उसके बाद इन एलिमेंट्स से कैसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इनका वैलेंसी वगैरह कैसे चेक करते हैं, वो सब बताया जा चुका है। जैसे NH4 का होल 2 SO4 ये क्यों बना होगा? तो SO4 का वैलेंसी तो 2 है ना, SO4 का वैलेंसी क्या है? 2 है, ये हम सबको पता है। तो और NH4 का वैलेंसी 1 है, तो ये कंपाउंड कैसे बना होगा? NH4 ये तुम्हारा वैलेंसी 1 और SO4 वैलेंसी 2। ऑफ कोर्स NH4 ये जो है ये कटायन है, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और SO4 क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने चार्ज को तो नहीं दिखाया, लेकिन अगर दिखाना तो दिखा सकते हो। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो यहाँ से क्या बन जाता है? NH4 का होल 2 और SO4 बन जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। वैसे ये सब बता चुका है कि कैसे फार्मूलाज बनते हैं। तो जो फ्रेडरिक होलर थे, अगर याद रखना है तो याद रख लो कि उन्होंने अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट के साथ हीट किया, और ये हीट का साइन है ना जो ट्रायंगल वाला है। और तब उससे क्या मिलता है? हमारा अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट मिलता है। इस अमोनियम साइनेट को ही जब रीअरेंज करोगे ना अपॉन रीअरेंजमेंट, तो ये NH2CONH2 देता है। ठीक है, NH2CONH2। ठीक है, फार्मूला वही है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन का आइटम है, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन का आइटम है, N और N। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 4 हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन आइटम, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन। तो यही है तुम्हारा यूरिया। इसी को रीअरेंज करोगे तो ये यूरिया आ जाता है। याद रखने के लिए NH2CONH2 यूरिया का केमिकल फार्मूला वैसे इंपॉर्टेंट भी रहता है याद करने के लिए। अगर कहीं तुमको N2H4CO भी देखा मिले तो ये भी यूरिया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 CO। बस इसको अरेंज करते हैं ताकि याद करने के लिए आसानी रहे। तो
अब इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उपलब्धि थी कि भाई ये कैसे हो गया, मतलब लैब में ऑर्गेनिक बना दिया। और हम लोग तो समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए लिविंग वाइटल फोर्स चाहिए, वाइटल लिविंग फोर्स चाहिए। तो यहाँ से समझ में आया कि ठीक है, इसका मतलब ये डिफिनेशन नहीं हो सकता। अगर मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन चाहिए तो मुझे क्या लिखना होगा। तो हम एक्चुअली होता क्या है कि जो नेचर में कई सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन जरूर प्रेजेंट रहता है। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये काम करो कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन हो हम कह देते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ना CO2, आप देखोगे CO2 एक क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, CO2 क्या है तुम्हारा, एक है तुम्हारा इनऑर्गेनिक तुम्हारा क्या कंपाउंड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी और इन सब में तो कार्बन आ रहा है, लेकिन ये तो इनऑर्गेनिक है। तो क्या करें, तो फिर एक चीज़ आया कि ठीक है, काम करते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, कम से कम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। ठीक है, स्पेशली कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो, खुद में उन्होंने बॉन्डिंग की हो या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन लिविंग सिस्टम इज दैट कार्बन इज इसेंशियली, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसेंशियली एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन, इसेंशियली हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो। दिस आइडिया पेव्ड द वे फॉर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन देयर डेरिवेटिव्स जो है और इसेंशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उसी को कहते हैं कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ इसेंशियली जुड़ा हुआ हो, ये खुद से जुड़ा हुआ हो या कार्बन हाइड्रोजन के साथ इसेंशियली जुड़ा हुआ। और ये जो मैंने लिया है आप इसको देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर है ना इस बुक से ही लिया है। आप इस बुक को भी देख सकते हो, जो हमारा पियर्सन का जो बुक है उसमें पेज नंबर, मेरे ख्याल से पेज नंबर पहला ही पेज नंबर है इसमें, पेज नंबर तुम्हारा पहला ये जो है इंट्रोडक्शन में ही, इंट्रोडक्शन में ये सारा मैंने ये, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इन लिविंग सिस्टम इज दैट कार्बन इज इसेंशियली एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन। दिस आइडिया पेव्ड द वे फॉर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज देयर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आप देख रहे हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो डेफिनेशन पहले था वो किस तरह चेंज होते गया और अब यहाँ तक आ गया है। उसके बाद फिर हम यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन देखेंगे। यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो जो कार्बन कंपाउंड्स है पूरे इस वर्ल्ड में जितने भी कंपाउंड्स है उसका 90% कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कार्बन हो। ठीक है, ये एक चीज़ है। और दूसरा कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, तो कार्बन कुछ ही एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एंड सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एंड सल्फर। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो लगभग सभी के साथ मिलकर अपना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जो भी कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म एलिमेंट है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं लगभग सबसे। इन कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियड टेबल। तो इस तरह से अलग है, कार्बन सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, लेकिन वो जितना बनाता है वो लगभग 90% है टोटल कंपाउंड का, ये बात अलग है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंपोस्ट करते हैं लगभग सभी एलिमेंट्स का जो पीरियड टेबल पे है। तो ये सब जो दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है कि कैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग है। तो पहला तो है नंबर ऑफ कंपाउंड्स, सबसे ज़्यादा है कार्बन से रिलेटेड। दूसरा कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, कार्बन कुछ ही लोगों के साथ बॉन्ड बना के अपना कंपाउंड फॉर्म करता है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है वो लगभग पूरे पीरियड टेबल के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। और जो तुम्हारा टेट्रा वैलेंसी, तो टेट्रा वैलेंसी क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी यानी 4 वैलेंसी। तो अब देखोगे कार्बन तुम्हारा, अगर तुम देखना चाहो तो कार्बन तुम्हारा क्या है, 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, 2 और 4 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। तो ऑफकोर्स लास्ट ऑर्बिट में कम से कम 4 चाहिए, तब ना 2 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्बन टेट्रा वैलेंसी है, ये 4 जो शेयर कर सकता है अपना 4 इलेक्ट्रॉन, ताकि कोवैलेंट यानी ये 4 बॉन्ड बना सकता है ना कार्बन। देखो ये 1 2 3 सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, 4 बॉन्ड बनाएगा तभी ना ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन और आएगा तो ये ऑक्टेट पूरा कर जाएगा। यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो सके, जो कि ऑक्टेट का रूल है। तो ये एक चीज़ ये हुआ टेट्रा वैलेंसी है। और तुम्हारा फिर कैटेनेशन का प्रॉपर्टी, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि कैटेनेशन मतलब तुम्हारा कि अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट खुद से ही मिलकर एक चेन बना रहा है, ठीक है, एक चेन बना रहा है, चेन टाइप का, जैसे कैटेनेशन से कार्बन का एक चेन बनते जा रहा है और ये स्टेबल है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। कि ये जो एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टी ये जो शो करता है कि खुद से ही मिलकर एक लंबा चेन बनाते जाना, ये कैटेनेशन का प्रॉपर्टी है। और कार्बन का जो कैटेनेशन है बहुत फेमस है, क्योंकि इस तरह का कैटेनेशन और कोई
पीरियड में ये जो भी तुम्हारा पीरियड टेबल में कोई भी एलिमेंट है वो शो नहीं करता है। क्यों? इसका एक कारण देखो, जैसे सल्फर है, सल्फर A6 में तुम्हारा एग्जिस्ट करता है, अच्छी बात है, 6 सल्फर ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही A7 करोगे, A सेट करोगे, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। उसी तरह ऑक्सीजन O3 तक एग्जिस्ट करता है ना में ना, O3 मतलब ओजोन होते हो तुम्हारा, O2 तो तुम्हारा ऑक्सीजन गैस जो हो गया वो तो, लेकिन जैसे O4 या O5 की बात होगी तो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं है, कार्बन का जो कैटेलिसिस प्रॉपर्टी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये कितने सारे भी अपने खुद से ही जुड़ के एक चेन बना सकता है, और ये चेन बहुत मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं कि ये वीक होते हैं, और ये बहुत स्टेबल भी होते हैं। तो कार्बन का कैटेलिसिस प्रॉपर्टी बहुत फेमस है, काफ़ी दूसरे एलिमेंट्स इसको बहुत अलग करता है। और दूसरा फॉर्मेशन मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है क्योंकि इसका स्मॉलर साइज भी है, तो ये ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सबके साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है जिनके साथ ये करता है ना, जो जिन कुछ चुनिंदा लोगों के साथ करता है। तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इसलिए होता है क्योंकि इसका स्मॉल साइज है। यहाँ पर तुम देखोगे, यहाँ पर फॉर्मेशन ड्यू टू इस स्मॉल साइज, यहाँ पर लिखा हुआ ड्यू टू इस स्मॉल साइज कार्बन कैन इजिली फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दिस बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो हम ये जितना भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हम ये दिखाने की कोशिश करें कि क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो कैटेनेशन का प्रॉपर्टी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो गया, ठीक है, टेट्रा वैलेंसी हो गया, ये कुछ कारण है जिसके चलते कार्बन इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। और इसलिए एक अलग ब्रांच बनाना पड़ता है केमिस्ट्री का, जिसको कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन है उसको हमने देखा कि पहले क्या डिफिनेशन था और अब क्या बदल के आया है। तो अब जो पहले जो सोच के नाम रखा गया था ऑर्गेनिक, अब वो चीज़ तो नहीं है कंसेप्ट में, लेकिन नाम अभी भी ऑर्गेनिक हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा है। तो अब उसमें बस ये है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ इसेंशियली जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और उसके जो हाइड्रोकार्बन है और उसको जो डेरिवेटिव है उसी के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो अब फिर उसके बाद देते हैं, बाय द वे, ये जो तुम जितने भी सारे देख रहे हो, ये जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सारे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखेंगे। बाकी ये तुम्हारा डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको हम लोग ने देखा था। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग 3 तरह के बॉन्ड को देखा था, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट का ही एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, उसमें बस ये है कि दो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर हो जाता है, शेयर या फिर उसको दे दिया जाता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बहुत कम यूज़ भी है। मेन जो है वो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड का यूज़ है। फिर आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, एक्चुअली जब भी तुम किसी कंपाउंड को, जैसे आइसोमेरिज्म का एग्जांपल अगर तुम देखोगे तो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि आइसोमेरिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एटम्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। देखो जैसे एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे देखो ये इथेन का तुम फार्मूला देख रहे हो, C2H6 इथेन का, अब ये कहाँ से आया उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H6 है, ठीक है, लेकिन इसको लिख देने से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई पूछेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन इसमें कैसे अरेंज है, कोई अगर पूछ देगा कि इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन आखिर किस तरह से अरेंज हो, मुझे दिखा सकते हो, तो हाँ यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये देखो किस तरह से अरेंज है। कार्बन का सिंगल बॉन्ड यहाँ बना, और बाकी कार्बन को कम से कम अगर सिंगल 4 बॉन्ड चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि उसके पास टेट्रा वैलेंसी है। तो अगर ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाए तो बाकी 3 बॉन्ड चाहिए। तो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, तो एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 कार्बन, तो C2H6 हो गया। तो एक तो होता है मोलिकुलर फार्मूला, ये क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये क्या है तुम्हारा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि ठीक है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन अगर उसके 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहेगा, ठीक है, उसको तो चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर उसके 1 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो हम उनको आइसोमर्स कहते हैं। अगर इसका, लेकिन इसका तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, खैर हम बाकी आगे ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिनका 1 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन रहा हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा। तो ये आइसोमेरिज्म ये कहता है कि सेम फॉर्म मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला विल रिमेन सेम बट देयर विल बी डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म कई टाइप के होते हैं, एक तो तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसमें भी कई टाइप के, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि क्लास 7 में पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में डायस्टेरियोमर्स, ठीक है, इनांसियोमर्स, ये सब है, लेकिन वो बहुत अलग चीज़ है और वो थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। तो हम लोग को वो नहीं पढ़ना है, हम लोग को केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ना है जिसमें कि स्ट्रक्चर में चेंजिंग हो रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा लेकिन हम उसके 1 से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे।
फिर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन एज ए कंस्टिट्यूएंट एटम्स हो। हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन एज अ कंस्टिट्यूएंट एटम्स हो। जैसे तुम्हारे घर में यूज होता है जो एलपीजी गैस है, उसमें मेनली क्या होता है? प्रोपेन ब्यूटेन होता है। तो प्रोपेन का C3H8 होता है मोलिकुलर फार्मूला, और ब्यूटेन का C4H10 होता है। तो देख लो इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है, ठीक है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। इनफैक्ट जो कोयला होता है उनको भी हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, क्योंकि उसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन होते हैं। जो पेट्रोल होता है, जो पेट्रोल तुम्हारे जो गाड़ी वगैरह में डाला जाता है, तो वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। फिर जो नेचुरल गैस तुम्हारे यहाँ यूज होता है वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एज कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहें। हाइड्रोकार्बन को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एलिफेटिक और तुम्हारा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। अब एलिफेटिक को भी दो बार में डिवाइड किया था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड को अल्केन्स कहेंगे और अनसैचुरेटेड को दो भाग में डिवाइड करेंगे, जिनको अल्केन्स और अल्कीन्स कहेंगे। तो अल्केन्स किनको कहते हैं? तो ऐसा, तो वैसे एलिफेटिक क्या होता है? तो स्ट्रेट कार्बन चेन और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। तो अगर स्ट्रेट कार्बन चेन है तो उनको एलिफेटिक कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक चेन है जो सिंपल चेन है, तो इसको क्या बोलेंगे? एलिफेटिक है, ठीक है। और इसमें हर जगह कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है। एक देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और एक यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, तो इनको क्या कहेंगे? ये सैचुरेटेड है। ये कैसा एलिफेटिक कार्बन है? हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक, ये कैसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो अल्केन है, ठीक है। ये अल्केन का एग्जाम्पल है तुम्हारा, ये जो हाइड्रोकार्बन दिया। अगर कहीं डबल बॉन्ड बीच में आ जाता ना, तो डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन्स कहेंगे, ये तुम्हारा अल्कीन्स है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइंस कहेंगे। ट्रिपल बॉन्ड वाले को, अगर कहीं भी किसी भी एलिफेटिक कार्बन में कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड्स कैसा? अगर उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए तो हम कहेंगे अल्कीन्स, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम कहें अल्काइंस। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल है तुम्हारा C2H4, ठीक है। C2H4, ये देखो एग्जाम्पल, C2H4 ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, इसको बोलते हैं इथीन। इसका जो तुम्हारा जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है, देखो तो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और एक इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो अब दो बॉन्ड और चाहिए, तो एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन के पास, एक बॉन्ड एक और हाइड्रोजन के पास, ये हो गया अल्कीन्स। ये अनसैचुरेटेड में आता है, और अनसैचुरेटेड किस में? एलिफेटिक में। अभी भी सिंगल चेन है, अभी भी क्लोज नहीं है, तो ये एलिफेटिक है। और कैसा एलिफेटिक है? अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में कैसा है? अल्कीन है। अब देखो एक और है C2H2, इसको बोलते हैं इथाइन। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड एक मान लो ले लिया, ये सबसे सिंपल है, सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ जो अल्काइंस है वो इथाइन ही है। और तो ये C के पास ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो 4 बॉन्ड तो हो गया। इस कार्बन के पास 3 और प्लस 1 4 बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे इथाइन। वैसे मैं इसको लिखवाऊंगा कि अगर 2 कार्बन है तो तुम्हारा ये इथेन, ईथ का यूज होता है, ठीक है, ETH का, बाकी जोड़ते जाओ। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन लिख दोगे, डबल बॉन्ड है तो ENE हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा। उसी तरह से अगर 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप, ठीक है, प्रोप पे हो होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड बीच में आ गया था प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो प्रोपाइन। उसी तरह ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, है ना। फिर तुम्हारा पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, फिर हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन, ठीक है, डेकेन, डेकिन, डेकाइन, है ना। 7 को वो तुम्हारा हो गया। ऑक्ट का 8 अगर कार्बन का चेन है, और वो सब सिंगल चेन है, वो कहीं भी क्लोज नहीं हो रहे हैं। तो मैं बार बार क्लोज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर क्लोज्ड कार्बन चेन बन गया ना, तो उसको बोलेंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला, अब तुम बोलोगे सर ये ट्रायंगल और स्क्वायर क्यों बनाया? ट्रायंगल स्क्वायर नहीं है, बल्कि हर वर्टिसेस पे एक कार्बन का एटम। जैसे देखो ये यही है, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन बन गया, और इन पर ये तुम्हारा ये हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, ताकि ऑक्टेट पूरा हो सके। तो ये कैसा एग्जाम्पल है तुम्हारा क्लोज चेन आइसोमर का? क्लोज चेन आइसोमर में भी कैसा है? एलिसाइक्लिक, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो लगभग वैसा ही होता है जैसा कि तुम्हारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन शो करते हैं। इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड आया है क्या? इसमें कहीं भी इसे जो क्लोज चेन का हाइड्रोकार्बन, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड आया है? नहीं आया है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे में हम इनको एलिसाइक्लिक बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं एलिसाइक्लिक का। जैसे देखो 4 कार्बन है, और चारों को एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रख दिया, तो इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, 1 और 2, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और चाहिए इनको, ताकि ऑक्टेट पूरा। अब देखो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है? 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी पर भी 2 रख दे दो, इस पर भी 2 रख दो, और इस पर भी 2 रख दो, इस पर भी 2 रख दो,
ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये भी तुम्हारा एलिसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। क्लोज चेन तो है, ठीक है। तो मेनली हाइड्रोकार्बन को दो टाइप में तुम्हारा सबसे बेसिक, एक तो तुम्हारा सिंगल लॉन्ग चेन होगा या ब्रांच चेन होगा, और दूसरा तुम्हारा क्लोज चेन होगा। ब्रांच चेन में तुम्हारा दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को किसको क्या कहेंगे, अल्केन्स कहेंगे, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस कहेंगे। अल्केन्स का जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n+2। अगर n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बन जाता है, CH4। इसी को मीथेन बोलते हैं। n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो C2H6 हो जाएगा ना, n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पर C2H6 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इथेन। n का वैल्यू 3 पुट करो इसमें तो C3H8 हो जाएगा, इसको बोलते हैं प्रोपेन। n का वैल्यू 4 पुट करो तो C4H10 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं ब्यूटेन। उसी तरह तो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। इसको हाईलाइट करना हो तो कर दो। अल्केन का तुम्हारा जनरल फार्मूला CnH2n+2, और अल्कीन का जनरल फार्मूला तुम्हारा किधर गया, CnH2n। ठीक है, यहाँ n क्या है, तो n कोई नेचुरल नंबर है, होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर में तो जीरो भी आता है ना, नेचुरल नंबर जीरो तो नहीं है, तो इसलिए n 0। और अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2। ठीक है, अब बस n का वैल्यू 1 2 3 पुट करते रहो। लेकिन याद रखना कि n का वैल्यू अगर 1 पुट करके तो अल्काइन ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि C1 और माइनस में चला जाएगा। और यहाँ पर भी अल्काइंस में n का वैल्यू पुट करोगे तो CH2 आ जाएगा। और CH2 कैसे फॉर्म करोगे, क्या सीधे CH2 कैसा फॉर्म करोगे, CH, दो ही बॉन्ड बना ना, और कार्बन तो 4 बॉन्ड चाहिए इसको ऑक्टेट बनाएंगे, तो ये फॉर्म नहीं करता है। तो n=2 से अल्काइंस का शुरू होता है, और n=2 से भी अल्कीन्स का भी n=2 से शुरू होता है, और अल्काइंस का भी n=2 से शुरू होता है। तो जो सबसे पहला अल्कीन्स है वो क्या है, C2H4, और जो सबसे पहला अल्काइंस है वो क्या है, C2H2। C2H4 को इथीन भी बोलते हैं, और C2H4 को इथीन भी बोलते हैं, और C2H2 को इथाइन भी बोलते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। तो एक तो जो तुमने पढ़ा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्लोज चेन हाइड्रो। जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में एलिसाइक्लिक पढ़ा है हमने, जिसमें कार्बन का बीच सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन एक होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में तुम्हारा जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है बेंजीन का। देखो इसमें एरोमेटिक में ना, एरोमेटिक का जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अलग है। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जैसा प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इनका कुछ अलग बिहेवियर होता है, और इनको क्या कहते हैं हम लोग, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो इसमें 6 कार्बन है, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, दिख रहे हो, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। तो ये बेंजीन का, इसका जो नेम है ये बेंजीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, साइक्लिक तो है ही, लेकिन साइक्लिक में कैसा है ये साइक्लिक में कैसा है, एलिसाइक्लिक नहीं है। ठीक है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है ये बेंजीन, लेकिन एलिसाइक्लिक नहीं है। एलिसाइक्लिक तो कौन हो गया तुम्हारा, साइक्लो, ये तुम्हारा ये जो 3 कार्बन का जो रिंग बना है इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो तुम्हारा प्रोपेन। ठीक है, साइक्लो प्रोपेन। ए नहीं प्रोपेन, क्यों, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है। ये जो 4 कार्बन का चेन बना है इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। तो ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वगैरह बन रहा है तो वो एरोमेटिक हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत, कार्बन का कैसे प्रॉपर्टी बहुत अलग है, कैटेनेशन वगैरह, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, वैसे कार्बन एक नॉन मेटल भी है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, और फिर हम लोग आइसोमर्स का एग्जाम्पल्स तो नहीं देखा, हम लोग ने आइसोमर का डिफिनेशन देखा। आगे हम लोग आइसोमर को बहुत अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर लिखना चाहो तो ये जो तुम्हारा एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। तो अगर कार्बन में अगर एक कार्बन हो, ठीक है, किसी एक ही कार्बन हो तो मेथ। ठीक है, प्रीफिक्स तुम्हारा, प्रीफिक्स क्या लगता है, प्रीफिक्स अगर एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो तो ईथ। ठीक है, 3 कार्बन हो तो ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन हो तो तुम्हारा 3 कार्बन हो तो प्रोप, PROP। 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 कार्बन हो तो पेंट। ये प्रीफिक्स है। ठीक है, ये प्रीफिक्स है। कोई भी वर्ड 2 चीज़ से बनता है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सफिक्स, फिर तुमको सफिक्स क्या लगाना है, तो सफिक्स में मैं तुम्हें बता दूंगा। 6 है तो तुम्हारा हेक्स, 7 है तो क्या होगा, डेक, 8 है तो ऑक्ट। ठीक है, बाकी 9 नहीं, 7 है तो हेप्ट होगा। ठीक है, 7 है तो हेप्ट, HEPT।
और NON एस 10 का डेक, ठीक है। तो अगर इतने सारे कार्बन्स हैं और चेन की बात कर रहा हूँ तो मेथ है, तो तुम्हारा अगर ये अल्केन है, अल्केन, तो ये तुम्हारा ए नहीं लगेगा, अल्कीन रहेगा तो ई ए नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे मिथ में ये तुम्हारा एक जो अल्कीन होता है वो मेथ से स्टार्ट नहीं होता है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ईथ में इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है। प्रोप में प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ब्यूट में प्रोपेन, ब्यूट में ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। पेंट में पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। हेक्स में हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। हेप्ट में हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। नन में ननेन। इसका मुझे थोड़ा सा 9th में 9 अगर 9 कार्बन का चेन हो तो उसको क्या कहते हैं, एक बार इसको ज़रा चेक करना, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 10 है तो डेकेन, डेकिन, डेकाइन, ठीक है। वैसे ननेन ही होना चाहिए 9th का अगर है तो, ननेन, ननीन, ननाइन। वैसे छोड़ दो इसको, बाद में देखूँगा इसको, ठीक है। तो ये मैंने, ये प्रीफिक्स होता है, और सफिक्स अगर अल्केन है तो सफिक्स ए नहीं हो जाएगा, अल्कीन है तो सफिक्स ई नहीं हो जाएगा, और अल्काइन है तो सफिक्स वाई ए नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम लोग देखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में एक तुम्हारा जो सिंगल चेन होता है या ब्रांच चेन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिफैटिक। और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है तो उसमें 2 टाइप के, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और अगर सिंगल चेन कार्बन है तो एलिफैटिक कहते हैं, और 2 टाइप के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को अल्केन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड को अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं। मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया ना तो हम उसको क्या, जैसे देखो अगर 4 कार्बन का चेन है, ठीक है, तो ये तो ब्यूटेन हो गया। लेकिन पता है क्या, कहीं भी अगर डबल बॉन्ड आ गया ना, जैसे 4 कार्बन का चेन है, मान लो यहीं पर डबल बॉन्ड आ गया ना, तो पता है इसको क्या पढ़ेंगे, अब ब्यूटेन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड आ गया। कितना का? 2 का, दो बॉन्ड आ गया ना एक जगह, तो पता है इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीन पढ़ेंगे, ठीक है, ब्यूटीन पढ़ेंगे आप इसको। अगर यही डबल बॉन्ड, जरूरी नहीं कि यही हो, अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाए, ये ऐसे ही रहे, तो भी ये ब्यूटीन है। या फिर इसको ऐसे देखोगे, अभी भी ये क्या है, ब्यूटीन है, ठीक है। तो फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला भी तुम देख लोगे, तो ये तुम्हारा मान लो ट्रिपल बॉन्ड वाला है, 1 मिनट, ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड का है, तो ये तुम्हारा अभी भी ये ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ना हो के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड अगर यहाँ भी है तो भी ये ब्यूटाइन हो गया, यहाँ भी है तो भी ब्यूटाइन। अब तुम सोचेगा सर सब में कार्बन लेके छोड़ दिए, हाइड्रोजन कहाँ है? तो भाई अब से ना, मतलब आगे जब पढ़ोगे तो ये बार बार आपको हाइड्रोजन लिखने का जरूरत नहीं। जैसे इस कार्बन के पास एक बॉन्ड बना है ना, तो जरूर इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, तभी ना 4 हो जाएगा। तो लिखने का जरूरत नहीं है, अब जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ लिखना। लेकिन यहाँ पर आपको समझ में, जैसे इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जरूर होगा इसके पास, अगर ये हाइड्रोकार्बन है तो, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन तभी ना 4 होगा, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा इसका। कोवेलेंट मान दे यहाँ से, ये सब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का है। कार्बन कार्बन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ हमने देखा। अगले क्लास में हम लोग आइसोमर, नोमेनक्लेचर वगैरह देखेंगे, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे। जैसे इसमें अगर देखना है नोमेनक्लेचर, फिर आइसोमर्स, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, फिर फॉर्मेशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम और डिस्टिलेशन देखेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा ये चीज़। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।